मैं 2 लाख महीना कमाता था। घर में दुनिया की हर चीज मौजूद थी, मगर मेरी बीवी नाशुक्री थी। घर में दाखिल होते ही वो ये कहना शुरू कर देती कि तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त नहीं है, मैं तुमसे शादी करके पछता रही हूँ। मैं कारोबार की मसरूफियत से थका हारा घर आता तो मुझे उसके गिले शिकवे बहुत बुरे लगते। मैंने उसे एक बार समझाया कि तुम्हारी ये आदत और गिले शिकवे हम दोनों को एक दूसरे से दूर कर देंगे, मगर वो फिर भी बाज ना आती। 1-2 दिन ठीक रहती, उसके बाद अपनी पुरानी आदत पर लौट आती। अब मैं घर आने से कतराने लगा था, ज्यादा वक्त अपने दोस्तों में गुजारता और बीवी से दूर रहने की कोशिश करता, क्योंकि उसके पास सिवाय तानों और गिलो शिकवों के और कोई बात नहीं होती थी। तभी मेरे एक दोस्त ने मुझे बड़े काम का मशवरा दिया। वो बोला, यार तुम लाखों कमाते हो, तुम्हारे पास घर, गाड़ी, बंगला और बैंक बैलेंस क्या नहीं है? तुम आराम से अपनी एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हो। क्या जरूरत पड़ी है तुम्हें कि उस बीवी के साथ अपनी जिंदगी को जहन्नम बना रहे हो? तुम चाहो तो आराम से दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी को गुलो गुलजार बना सकते हो। तुम्हारे पास इतना पैसा है कि दोनों बीवियों को अलग अलग रखो और अपनी जिंदगी भी आसान करो। मुझे अपने दोस्त की ये बात दिल को लगती महसूस हुई। मैं इस मौजू पर संजीदगी से सोचने लगा, क्योंकि मेरी पहली बीवी दिन ब दिन और बिगड़ती जा रही थी। मैं उसे बदल नहीं सकता था, ना ही उसकी तरबियत कर सकता था। मेरे उसी दोस्त ने मेरा रिश्ता करवाने का ठेका ले लिया, क्योंकि मैंने उसे कहा था कि इस उम्र में अब मुझे कौन रिश्ता देगा। उसने मुझसे वादा किया वो मेरे लिए खूबसूरत नौजवान लड़की का रिश्ता जरूर ढूंढेगा, क्योंकि वो मुझे उदास नहीं देख सकता। अब मैंने अपनी पहली बीवी पर करामात की बारिश कर दी, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा खुश रहे और मेरे बारे में कोई गलत गुमान भी उसके दिल में पैदा ना हो। ठीक 2 महीने बाद मेरे दोस्त ने मुझे खुशखबरी सुनाई कि मेरे लिए उसने एक खूबसूरत लड़की का रिश्ता देखा है। वो लड़की लाखों में एक है। उसकी खूबसूरती के इतने चर्चे हैं कि उसके घर उसके कई रिश्ते आ चुके हैं, लेकिन बाप लालची तबीयत का मालिक है। वो बेटी की शादी तभी करेगा जब उसको अपनी बेटी का मुस्तकबिल रोशन नजर आएगा, और ये इसी सूरत में मुमकिन था जब वो अपनी बेटी की शादी किसी अमीर घराने में करता। मैं जानता था कि उसे अपनी बेटी से ज्यादा अपने रुपए पैसे से इश्क है। मैं अपने दोस्त के साथ मिलकर उस आदमी से मिलने गया। उसे बताया कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन दूसरी शादी करना चाहता हूँ। पहली बीवी के साथ ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं हैं। उस आदमी ने इस बात पर जरा भी इतराज ना किया। कहने लगा, मुझे इस पर कोई मसला नहीं, बस आप मेरी बेटी को ये ना बताइएगा कि आप उससे दूसरी शादी कर रहे हैं। वो कम उम्र है, उसका दिल टूट जाएगा। मुझे तो पक्की उम्र के लोगों पर ज्यादा भरोसा है, वो वफादार होते हैं। अब आपको ही देख लीजिए, आप दूसरी शादी कर रहे हैं लेकिन अपनी पहली बीवी को तलाक नहीं दे रहे। वो आदमी मुझे बड़ा ही शातिर लगा, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पैसा था। मैंने उसके कारोबार में कुछ पैसा लगाया। उसने अपनी बेटी का हाथ बिला झिझक मेरे हाथ में दे दिया। मैंने महरीन से शादी की तो वाकई मेरी जिंदगी ही बदल गई। शादी की रात जब मैंने उसका चांद सा चेहरा देखा तो मैं अपने होशो हवास ही खो बैठा। वो वाकई लाखों में एक थी, इंतहाई हसीन, और उसकी आंखों में बला की मासूमियत थी। मैं अपनी दूसरी बेगम से इस कदर खुश था कि कोई बात मुझे याद ना रही। अपनी पहली बीवी के घर का रास्ता जैसे मैं भूल गया था। पहली बीवी मुझे फोन करती तो मैं मसरूफियत का बहाना कर देता। अब वो परेशान रहने लगी थी। मैंने उसे दोबारा फोन करने की भी जहमत नहीं की। वो तकरीबन 15 दिन बाद जब घर गया तो मेरी नजर निदामत से झुकी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी बीवी को क्या जवाब दूं। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया। ये बात सोच सोच कर मेरे जहन में हथौड़े बज रहे थे। फिर सोचा कि मुझे उससे डरने की क्या जरूरत है। कौन सा उसे मेरी दूसरी शादी का पता है? अगर पता होता तो इतनी सुकून से ना बैठी होती। मगर फिर मुझे हैरत हुई थी। मैं 15 दिन बाद घर आया और मेरी बीवी के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं थी। वो मामूल से भी ज्यादा बन संवर कर बैठी थी, और यही बात मेरे जहन में खटक रही थी। मैं समझा नहीं था वो बीवी जो मेरे लिए एक दिन न आने पर पागल हो जाती थी, आज मेरे 15 दिन बाद ये खुशबाश बैठी थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुझे खुशी भी हुई थी कि उसने मेरे बगैर खुश रहना सीख लिया है, लेकिन हैरत भी हो रही थी कि ये मोजज़ा हो कैसे गया। एक तीर से दो शिकार। मैं अपनी बीवी से दूर रहा तो उसे मेरी कदर आ गई। अब मेरी दोनों बीवियां मुझसे खुश थीं, और मुझे इससे ज्यादा क्या चाहिए था। दूसरी बीवी भोली भाली थी। उसने ना ही मेरी कभी किसी चीज में मदाखलत की और ना ही मुझसे कोई सवाल पूछा। पहली बीवी ने खुद को बदल लिया था।
मेरी जिंदगी में तो सच में सुकून आ गया था। अब मैं दूसरी बीवी के पास कम रहने लगा क्योंकि मुझे कारोबारी मसरूफियात बहुत ज्यादा होती और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ नई शादी का खुमार भी उतरने लगा। पहले से ज्यादा अपने घर के हालात वाज़ेह तौर पर नजर आने लगे। पहली बीवी में कई तब्दीलियां आ चुकी थी। मेरे न आने पर उसकी आंखों में जो लाल डोरे बनते, अब वो मेरे बगैर भी हंसती खिलखिलाती थी और उसकी यही बात मुझे शक में डालती। और तो और अब उसने मुझसे पैसे मांगना भी बंद कर दिए थे। वो ज्यादातर बाजार शॉपिंग के लिए जाती तो अपने लिए ढेर सारी चीजें खरीदती, लेकिन मुझसे 1 रुपया भी ना लेती। उधर मेरे और मेरी दूसरी बीवी के ताल्लुकात खराब होने लगे। वो मुझसे गिले शिकवे करती और कहती, आप मुझे वक्त नहीं देते, मैं आपके लिए पूरा दिन इंतजार करती हूँ, जबकि शाम को आप फोन करके मुझे कुछ और ही बताते हैं। मैं समझ गया था कि शायद पहली बीवी को भी मेरी कारोबारी मसरूफियात का मसला था। मैंने दूसरी बीवी को वक्त देना शुरू कर दिया। कुछ अरसे के बाद वो उम्मीद से हो गई। मेरी तो खुशी की कोई इंतहा न रही। दरअसल मेरी पहली बीवी से कोई औलाद नहीं थी, इसलिए भी मैं दूसरी शादी करना चाहता था, लेकिन मुझे मजबूर मेरी पहली बीवी के रवैये ने किया था। बच्चे की पैदाइश पर मैं बहुत खुश था। मेरा दिल चाहा कि मैं अपनी पहली बीवी को इस खुशी के बारे में बताऊं, लेकिन मैं उसे ये बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। मेरी दूसरी बीवी बहुत खुश थी। हमारे खानदान में एक नए मेहमान का इजाफा हो गया था, लेकिन इसी खुशी के आने से हम दोनों के ताल्लुकात बदल गए। मेरी दूसरी बीवी हर वक्त अपने बच्चे में मसरूफ रहने लगी। मैं जब घर जाता तो अकेले बैठकर टीवी देखता। मेरीन ज्यादातर बच्चे के साथ लगी रहती। हमारा बेटा यूं भी बहुत शरारती था। वो महरीन को पूरा पूरा दिन हलकान किए रखता। अब मुझे अपनी पहली बीवी की याद सताने लगती थी। मुझे उसका रवैया भी मशकूक लगने लगा। मेरी आंखें खुली तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी पहली बीवी साजिदा में बहुत तब्दीलियां आ चुकी हैं। मैं अपनी मसरूफ जिंदगी में तो उसे यकसर भूल गया था, लेकिन वो शायद किसी और ही रास्ते के मुसाफिर बन गई थी। मेरे बगैर बनना संवरना और खुश रहना किसी खतरे की अलामत था, या शायद वो किसी और में दिलचस्पी लेने लगी थी और मैं इस बारे में जानता नहीं था। मैं अपने कारोबार में मसरूफ रहता। कब तक बीवी की रखवाली कर सकता था? मुझे क्या मालूम कि वो बाहर जाकर किससे मिलती है या बातें करती है और ये रुपए कहाँ खर्च करती है। मैंने अपने उसी दोस्त से मशवरा मांगा जिसने मुझे दूसरी शादी करने के लिए कहा था, और फिर उसने जो बात कही मेरा तो जहन ही उलट गया। उसने मेरी हाँ में हाँ मिलाई और कहने लगा, देखो भाई, अब तुम्हारा बेटा बड़ा हो रहा है, कल को उसे माशरे में एक शनाख्त की जरूरत होगी। तुम कब तक अपने बेटे को छुपा के रखोगे? अपनी पहली बीवी के डर से तुम क्या अपनी औलाद को अपने हकूक से महरूम कर दोगे? अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पहली बीवी को अपनी दूसरी बीवी के बारे में बता दो, लेकिन उसे तुम ये कहो कि तुमने ये शादी औलाद की खातिर की थी। मगर मेरे जहन में एक और तरकीब आ गई थी। अगर मेरी बीवी मुझसे धोखा कर रही थी, वो किसी और को पसंद करती थी, किससे मिलने जाती थी, मुझसे बेवफाई के जुर्म में मैं उसे इतनी सजा तो दे ही सकता था, उसे अपनी जिंदगी से निकाल फेंक दूं और अपनी जिंदगी खुशी खुशी गुजारूं। मगर मेरे पास अपनी बीवी के खिलाफ कोई सबूत नहीं था। मैं उसे सजा देने से पहले उसका राज जानना चाहता था। मैंने अपनी कारोबारी मसरूफियात कम कर दी और अपनी पहली बीवी के घर आने जाने लगा। पहले दिन में तकरीबन 12 बजे के वक्त उसके घर गया। दरवाजा बजाया। उसने काफी देर के बाद दरवाजा खोला। मुझे शक हो गया कि वाकई में जो उसके बारे में सोच रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। वो दरवाजा खोलने में इतनी देर न लगाती थी। बाहर आई तो उसकी सांस फूली हुई थी। वो बहुत घबराई हुई थी। उसने वही जोड़ा जेब तन कर रखा था जो वो अक्सर पहने रखती। भला की खूबसूरत लग रही थी। एक औरत का इतना निखर जाना, वो भी अपने शोहर की जुदाई में, मेरी समझ से बाहर था। मैंने देखा वो बिना पलके झपकाए मुझे देख रही थी, जैसे दिल ही दिल में कुछ सोच रही हो। मैं अपनी बीवी की एक भी गलती पकड़ नहीं पा रहा था। मैं उससे दूर जाना चाहता था, मतलब कि मैं अब उस पर कोई भी इल्जाम लगाकर उसे तलाक देना चाहता था और दूसरी शादी को अब खुफिया नहीं रखना चाहता था। अपने कारोबारी हलके, रिश्तेदारों, दोस्तों में मैं सबको बताना चाहता था कि मैंने दूसरी शादी कर ली है और ये कि मेरा एक बेटा भी है। लेकिन अगर मैं अपनी पहली बीवी को धोखाधड़ी के इल्जाम में तलाक देकर ये सब करता तो शायद मुझे लोगों की ज्यादा हमदर्दियां समेटने को मिलती। कोई मुझे इस बात पर बुरा भी ना समझता। उस वक्त तो मुझे अपनी बीवी के बारे में ऐसी कोई बात नहीं पता चली, सो मुझे भी मजबूरन मुतमईन होकर वहां से निकलना पड़ा।
रात के तकरीबन 9-10 बजे तक मैं उसके घर रहा। उसने मुझसे बहुत बातें की और जब मैं घर से निकलने लगा तो मेरी नजर दरवाजे के करीब रखे जूते पर पड़ी, जो किसी औरत का नहीं लगता था बल्कि मर्दाना जूता था। मैं जाते जाते रुक गया। मेरी बीवी की नजर भी उसी जूते पर अटकी हुई थी। लगता था कि वो भी इस मामले में बहुत परेशान है और ये सब मुझे बताने से घबरा भी रही है। मैंने एक नजर उस जूते पर डाली और बीवी को सवालिया नजर से देखा। ये जूता कहाँ से आया? मेरी बात पर वो हड़बड़ा गई। ये जूता मैं आपके लिए लाई थी, उसने बड़े नाजो अदा से ये कहा था। लाजवाब होकर मैंने वो जूता देखा तो उस पर गर्दो मट्टी लगी पड़ी थी। लेकिन ये तो बड़ा पुराना लग रहा है। क्या तुम अपने शोहर के लिए एक पुराना जूता उठाकर लाई थी? मेरे सवाल पर वो बेचैन सी हो गई। नहीं, तुम घर कभी आते हो कि तुम्हें कोई तोहफा दूं? तुम नहीं आए तो मैंने खुद ही पहन लिया। वैसे भी तो इतना बुरा नहीं है, काफी आरामदेह है। बीवी के जवाब ने एक बार फिर मुझे लाजवाब कर दिया। महज एक पुराना जूता मिलने पर तो मैं उसे तलाक नहीं दे सकता था, सबूत ढूंढने की जरूरत थी। मैंने अपनी बीवी को बताया कि अगले 5 दिन तक मैं घर नहीं आ सकूंगा क्योंकि कारोबारी मसरूफियात बढ़ गई हैं। वैसे भी मैंने तुम्हें घर में काफी सहूलियत फराहम कर रखी हैं। तुम्हारे कमरे में अलग से टीवी लगा दिया है। चाहो तो तुम पूरा दिन टीवी देख लो, चाहो तो शॉपिंग करो। तुम्हें मेरे घर में कभी कोई परेशानी नहीं होगी। मेरी बीवी के घर से निकलने के बाद मैं अगले मंसूबे के बारे में सोचने लगा। मैंने ठान ली थी कि 2-3 दिन बाद अचानक अपने घर का चक्कर लगाऊंगा और इस बार दरवाजा भी नहीं बजाऊंगा। मैं घर की चाबियां अपने साथ लेकर गया था। एक चाबी मैंने अपनी बीवी के पास रखी और एक मेरे कोट में मौजूद थी। मैं अपनी बीवी को रंगे हाथों पकड़ना चाहता था। 2-3 दिन इंतजार करने के बाद मैं तकरीबन सुबह के 10 बजे अपने घर गया। उस वक्त मेरी बीवी मेरे आने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने चुपके से दरवाजा खोला और दबे कदमों कमरे के अंदर दाखिल हुआ। मेरी बेगम सो रही थी, उसके पास उसका मोबाइल पड़ा था। इससे पहले कि मैं उसके मोबाइल की तरफ बढ़ता, वो यकदम जाग उठी और खौफजदा नजरों से मुझे देखने लगी। आप कब आए? दरवाजा क्यों नहीं बजाया? उसने बहुत परेशानी का इजहार किया, जैसे मेरे आने से चौंक गई हो। क्यों? क्या तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा? मैंने मशकूक नजरों से उसे देखा। अच्छी बात है कि आप आ गए हैं, आप ही को याद कर रही थी। उसने लबों पर मसनूई मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, हाँ, वो तो देख रहा हूँ कि तुम्हें मेरे आने से कितनी खुशी हुई है। मैंने बेजारी से कहा, सच बताओ, क्या तुम किसी से मिलती हो? मेरी गैर मौजूदगी में यहाँ कौन आता है? मैं अपने अंदर का जहर ज्यादा देर तक जज्ब नहीं कर सका। उससे साफ साफ पूछ लिया, मगर मेरी बात पर वो हंसने लगी। आप भी कैसी बातें करते हैं, आपके सिवा किसी का सोच भी नहीं सकती। आप मेरे शोहर हैं, मेरे सर का ताज हैं, मेरी इज्जत हैं। मैंने उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। आप बिला वजह मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मुझे ये तो बताएं, मेरा कसूर क्या है? मैंने क्या किया है? महज शक के बिना पर आप मेरे खिलाफ इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? उसने मुझे गैरत दिलाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा दिमाग घूम चुका था। मैं मजीद इस परेशानी के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजारना चाहता था। पहले भी उसने मेरा जीना हराम किए रखा और अब जबकि मेरा जहनी सुकून मेरी दूसरी बीवी से मुझे मिलने लगा था तो शक की आग सुलगाकर मेरे जहन को बेचैन कर दिया। मैंने अपनी पहली बीवी को तलाक देने का फैसला कर लिया, लेकिन एक बार फिर आखिरी कोशिश करके उसका राज जानना चाहता था। 2 दिन मैंने अपनी पहली बीवी के घर पर ही गुजारने का फैसला किया। अगरचे हम दोनों के बीच लड़ाई हो चुकी थी, लेकिन मैं अपने कमरे में अपनी किताबें पढ़ने में मसरूफ था। उसने भी मुझसे कोई बात ना की, मैंने भी खामोशी बरकरार रखी। कहते हैं कि खामोशी में हर सवाल का जवाब होता है। थोड़ी देर बाद मुझे लगा जैसे बाहर से आने वाले दूध वाले की आवाज मैं कोई 4 बार सुन चुका हूँ। जब से आया था, इस दूध वाले की आवाज ने मेरी नाक पे दम कर रखा था। मैं अपने कमरे में ही मौजूद था जब मैंने अपनी बीवी को बाहर उस दूध वाले के पास जाते देखा। वो दूध वाला हमारे घर दूध देने आता था, मगर कभी इस तरह उसने आवाजें नहीं लगाई थी। अब मेरी परेशानी और मेरा शक अपने अरूज को पहुंच चुका था। किसी और से ताल्लुक ना सही, लेकिन वो ऐसा जरूर कुछ कर रही थी जो मशकूक था और मेरे इल्म में नहीं लाना चाह रही थी। वो पूरा दिन यूं ही गुजर गया। अगले दिन मैंने एक अनोखा मंसूबा बनाया। घर से निकलने की थोड़ी देर बाद ही मैंने एक दूध वाले का रूप धारा और पैदल चलता हुआ अपने घर के करीब आ गया। मैं काफी देर टहलता रहा
مجھے کوئی غیر معمولی بات نظر نہیں آئی۔ تھوڑی ہی دیر میں سڑک کے دوسرے کنارے سے وہ دودھ والا نمودار ہوا جو کل میرے ہوتے ہوئے بھی ہمارے گھر کے باہر چکر لگا رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھوں میں امید کی کرن جاگی تھی۔ آج تو مجھے اپنی بیوی کا راز پتہ چلنا ہی تھا جو مجھ سے کئی دنوں بلکہ ہفتوں سے چھپا رہی تھی۔ دودھ والا آیا اور میرے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھ گیا۔ میرا تجسس اور بڑھتا جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر تو کچھ نہ ہوا، پھر جب اس نے ادھر ادھر دیکھ کر میرے گھر کی بیل بجائی تو میری بیوی نے فوراً دروازہ کھولا اور ایک گلاس شربت کا اسے دیا جو وہ بڑے ہی مزے سے پینے لگا۔ میری بیوی دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگی۔ بظاہر کچھ غلط نہیں تھا، میں ان دونوں کی باتیں سننا چاہ رہا تھا۔ میں اپنا حلیہ ٹھیک کرتے ہوئے اس دودھ والے کے پاس پہنچا۔ میرا حلیہ بھی بالکل ویسے تھا، اس لیے میری بیوی کو مجھ پر شک نہیں ہوا۔ میری بیوی اب اس کا شکریہ ادا کر رہی تھی کہ اس نے اسے زندگی کا صحیح راستہ دکھایا۔ میں حیران تھا کہ اس دودھ والے نے آخر ایسا کیا کر دیا جو میری بیوی اتنا زیادہ خوش رہنے لگی۔ اپنی ذہنی کشمکش سے تنگ آ کر میں نے اپنی پہلی بیوی کو طلاق دینے کا حتمی فیصلہ کر لیا تھا۔ مجھے اب یقین ہو گیا تھا کہ دودھ والے سے میری بیوی کا چکر ہے۔ ویسے بھی میں اپنے کاغذات تیار کروا چکا تھا۔ جس دن میں اپنی بیوی کو طلاق دینے اپنے گھر پہنچا وہ بالکل جیسے تیار بیٹھی تھی اور اسے ہر چیز پہلے سے پتا تھی۔ میری طلاق کے اعلان پر اس نے کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا اور گھر سے سارا سامان اٹھا کر چل پڑی۔ اسے یوں دیکھ کر میں اور بے چین ہو گیا۔ میں جو سمجھتا تھا کہ اسے طلاق دینے کے بعد میری زندگی میں سکون آ جائے گا، یہ سوال مجھے دن رات ڈسنے لگا کہ آخر اس نے ایسا کیوں کیا، طلاق کے بعد بھی کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ اس سوال کا جواب مجھے کئی مہینوں بعد اپنی بیوی کے اس خط سے ملا جو نہ جانے کب کا اس نے میرے نام لکھ کر میری الماری میں رکھا ہوا تھا۔ میرے پیارے ماجد، مجھے تمہاری ایک ایک حرکت کا علم ہے۔ میں نے تمہارے پیچھے جو جاسوس لگا رکھا تھا اس نے مجھے سب بتا دیا کہ تم ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی رچا چکے ہو۔ یہ شادی تم نے اولاد کی خاطر نہیں کی بلکہ میرے برے رویے سے تنگ آ کر کی ہے۔ تم اپنے دوستوں کے مشورے پر بالآخر چل پڑے، وہ ہمیں الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں تمہاری زندگی کو مزید مشکل نہیں بنانا چاہتی تھی، تمہارے لیے میں نے سب کچھ ہنسی خوشی برداشت کیا۔ میں چاہتی تھی کہ تم میرے حصے کا حق مہر اور دولت مجھے طلاق کے وقت دے دو۔ حالانکہ تم نے طلاق دی ہے، تم نے مجھے اپنی زندگی سے نکالا ہے، تو وہ ساری دولت جس کی میں حقدار ہوں وہ تم مجھے دو گے، اور میں تمہیں یہ بتانے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتی کہ میں نے بھی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے۔ میں اپنے ماں باپ کی رضامندی سے دوسری شادی کرنے والی ہوں۔ جو شخص مجھ سے بے وفائی کر سکتا ہے تو پھر میں اس سے کیوں وفا کروں، کیوں اپنی زندگی اس کے نام پر برباد کروں۔ میں تمہیں بانٹ نہیں سکتی۔ تمہاری غربت کے دنوں میں میں نے تمہارا ساتھ دیا لیکن تم بے وفا نکلے۔ تم نے اپنے کم نسل ہونے کا ثبوت دے دیا۔ ہو سکے تو مجھے بھول جانا، لیکن تم میرے جیسی وفادار عورت زندگی میں کبھی نہیں ڈھونڈ سکو گے۔ اور ہاں، یہ بھی بتا دوں کہ دودھ والا میرا چھوٹا بھائی سلیم تھا جسے میں نے تمہاری جاسوسی پر لگایا تھا، اور تم شک کی آگ میں اس قدر جل گئے کہ تمہیں میرے چھوٹے بھائی کی شکل تک یاد نہ رہی۔ اپنی بیوی کا خط پڑھ کر مجھے پچھتاوا ہونے لگا، لیکن دوسری بیوی کی محبت، توجہ اور پھر بیٹے کی خوشی نے مجھے سنبھال لیا۔ میں اپنی پہلی بیوی کو آج بھی تلاش کرتا ہوں، سوچتا ہوں کہ اس سے معافی مانگ لوں۔ جو باتیں اس نے خط میں لکھی وہ بالکل صحیح تھیں۔ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی۔ اس نے برے وقتوں میں میرا ساتھ دیا تھا، میرے کاروبار کو اس حد تک پہنچایا کہ میں شہر کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہونے لگا، لیکن میں نے اپنی کاروباری مصروفیات میں اپنی بیوی کو اس قدر نظر انداز کیا کہ وہ مجھ سے ہمیشہ کے لیے روٹھ گئی۔ آپ سب کو بھی یہی کہوں گا کہ اپنے کاروبار کو اپنے گھر والوں پر ترجیح نہ دیں، انہیں وقت دیں، اس سے پہلے کہ وقت آپ کے تعلقات خراب کر دے۔